नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार के क्षेत्रीय दलों के लिए। जी हाँ, जिस तरीके की राजनीति बढ़ रही है और जिस अंदाज में वोटर की गोलबंदी हो रही है, ऐसे में बिहार के जो क्षेत्रीय दल हैं उनका भविष्य क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। आज जीतन राम मांझी की अमित शाह से मुलाकात होनी है। बाप बेटा दोनों दिल्ली गए हैं, लेकिन दिल्ली निकलने से पहले उन्होंने कहा कि एनडीए में शामिल होते हैं तो अलग बात है, अगर शामिल नहीं हुए तो हम बिहार में थर्ड फ्रंट की भी बात सोच रहे हैं। मतलब साफ है, नीतीश के साथ छोड़ने से पहले जो गुलगुला बीजेपी दिखाती रही है, वो साथ छूट जाने के बाद जो स्थिति आरसीपी का हुआ, जो स्थिति उपेंद्र कुशवाहा का हुआ, कमोबेश हमें लग रहा है कि जीतन राम मांझी की भी वही स्थिति हो गई है। हाँ, मिलने को तो अमित शाह सभी लोगों से मिलते हैं, मिलकर फोटो भी छपवाते हैं, लेकिन करते वही हैं जो उनके दिमाग का है। और बिहार में बीजेपी क्या करना है, ये जेपी नड्डा आज से 1 साल पहले कह चुके हैं कि क्षेत्रीय दलों को की ज़रूरत इस देश को नहीं है, और क्षेत्रीय दलों से इस देश की राजनीति दूषित हुई है। तो नीतीश कुमार तो आज छोटे दुकान की बात बंद करने की है। बीजेपी तो 1 वर्ष से इस अभियान में लगा हुआ है, और ऐसे तमाम छोटे छोटे दलों को कैसे खत्म किया जाए, इस मामले में कांग्रेस भी बीजेपी के साथ है, ये समझ दीजिए। कांग्रेस भी चाहती है कि आमने सामने फाइट हो तो बेहतर है। ये जो छोटे छोटे दल हैं, ये दल कहीं न कहीं एक अलग तरीके का प्रेशर ग्रुप का काम करता है, और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें नहीं चल कर पाती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी का क्या होगा। बॉडीगार्ड तो मिल गया, वायु श्रेणी की सुरक्षा तो दे दी गई, लेकिन चिराग को उम्मीद थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कई बार से टल रहा है, अगर इस बार भी टल गया तो वो क्या करेंगे, क्योंकि इतना तय है कि कुछ भी हो जाए, बीजेपी बिहार में दूसरा रामविलास पासवान पैदा नहीं होने देगा। और बड़ी बात यह है कि ये जितने क्षेत्रीय छत्रप अपने को कहते हैं, जीतन राम मांझी हो, चाहे रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हो, जब रामविलास पासवान जिंदा थे तब की हम बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो, ये सारे लोग 2015 में टेस्टेड कह सकते हैं ना लोग रहे हैं। ये सारे लोग बीजेपी के साथ थे, और क्या हुआ हश्र, बीजेपी का तो जो हुआ सुहा है। इन क्षेत्रीय दलों ने कितनी सीटें जीती, क्षेत्रीय छत्रप काराकाट का सभी सीट हार गया। उपेंद्र कुशवाहा को मिला था, वहाँ के सांसद थे। सीतामढ़ी में भी वही हाल हुआ, वहाँ भी उनका सांसद था। रामविलास पासवान का 6 सांसद, सुपरा साफ हो गया, बीजेपी खुद हार गई। तो इन क्षेत्रीय छत्रप की हैसियत क्या है, ये 2015 में सामने आ चुका है कि उस दौरान वो अपने वोट को किस तरीके से बीजेपी में ट्रांसफ़र करा सके, बीजेपी का वोट किस स्तर पर इन क्षेत्रीय दलों में ट्रांसफ़र हुआ। लोकसभा में जो ट्रांसफ़र हुआ, विधानसभा में वो चीज़ें सामने नहीं आई, और ये बखूबी अमित शाह और मोदी समझते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए भले पीठ पीछे की सियासत उन्होंने रची, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तक नीतीश कमज़ोर नहीं होगी बिहार के लिए स्पेस नहीं बनेगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन क्षेत्रीय दलों के मिल जाने के बावजूद भी नीतीश, लालू, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस को टक्कर देने के लिए और नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात कमोबेश इन लोगों के साथ आने से कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर मगध के मुसहर को अगर वोट ले लें तो वो बीजेपी का पहले से कोर वोटर रहा है। जीतन राम मांझी तो चुनाव लड़े थे ना 2019 में, कितने मांझी के बूथ पर वो लीड किए थे। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री थे, बड़े स्टार मांझी के नेता हैं, उनके खिलाफ गया में बीजेपी का भी मांझी उम्मीदवार था। एक भी बूथ पर, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हम कम से कम 40 मांझी के बूथ पर हम घूमे थे, गया बोध गया इलाके में, कहीं जीतन राम मांझी का पोलिंग एजेंट तक नहीं था।
आप समझ जाइए कैसी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। वही हाल मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी खगड़िया से चुनाव लड़ा और खगड़िया में हम चुनाव के दिन घूम रहे थे, सहनी वोटर साथ नहीं था। सहनी बूथ पर डिवीजन, जबकि मुसलमान उम्मीदवार था सामने वाला, तब सहनी वोटर जो है अपने उम्मीदवार को वोट नहीं किया। तो ये सच्चाई है। और बात अगर चिराग की करें तो चिराग अकेले लड़के तो देखिए ना, हाँ नीतीश को जरूर नुकसान पाएगा लेकिन सीट तो नहीं जीत पाए। तो इन सबों क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक हैसियत यही है कि ये बीजेपी के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनको जो फायदा हो जाए, इन अपने वोट के आधार पर बीजेपी को कोई बड़ा फायदा कर दे, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस मामले में बहुत ही चतुर और चालाक है। हर सर्वे उनके पास रहता है कि कहाँ कौन सा वोट किसके वजह से ट्रांसफर होगा। और यही वजह है कि पारस और चिराग के बीच का जो मतभेद है उसको बीजेपी बनाए रखना चाहती है, ताकि अंतिम समय में जब विपक्षी एकता की सारी चीज़ें तय हो जाएंगी तो इन दोनों को अगर कहना ये पड़े कि 2 सीट पर अगर चुनाव लड़ना है, 3 सीट पर लड़ना है तो लड़िए, नहीं तो फिर आप अपना अलग अलग लड़िए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर उपेंद्र कुशवाहा को इतना ही तवज्जो देनी थी तो सम्राट चौधरी को बनाने का क्या मतलब था। कुशवाहा वोट की अगर बात करें तो उसको बनाने की क्या जरूरत है। और सहनी वोटर स्वाभाविक तौर पर एनडीए का वोटर है, तो मुकेश सहनी को तवज्जो देने का मतलब क्या है। और अगर तवज्जो ही देना था तो उनके पार्टी को तोड़ने की जरूरत क्या थी, है उसको मंत्री से हटाने की जरूरत क्या थी। मतलब पूरा स्क्रिप्ट तैयार है और उस स्क्रिप्ट पर बीजेपी काम भी कर रही है। जिस तरीके से आरसीपी को बीजेपी में शामिल कराकर उनको उनकी हैसियत बता दी गई कि अब आप नालंदा में अपने गांव में रहिए, भजन कीर्तन करिए, मन की बात सुनिए और मस्त रहिए। उपेंद्र कुशवाहा को बिहार भ्रमण का जो कार्यक्रम तैयार किया था, उस कार्यक्रम को कहा गया कि अब आप घर बैठिए, सोचेंगे कब घूमना है। उपेंद्र कुशवाहा की सारी कोशिशें आप देख रहे हैं कि आप कब दिखाई दे रहे हैं कहीं। उपेंद्र कुशवाहा का हाल देख लीजिए। चिराग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम अपने पिताजी की तरह मौसम वैज्ञानिक बनते हुए कुछ सीट ले आए, उस कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार फर्स्ट में लगे हुए हैं। हर सैटरडे संडे को जैसे लगता है कि बिहार वो हनीमून मनाने आते हों, उस तरीके से आते हैं, 2 दिन रहते हैं, घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि उन तमाम भेंट मुलाकात के दौरान न उनमें रामविलास पासवान की तरह समझ है, राजनीतिक समझ की बात करें, ना ही वो स्किल है। आते हैं भीड़ जुटाने वाले जो लोग हैं, उल्लास पांडे, सुनील पांडे जैसे लोग, उस हर इलाके में इस तरीके के लोग हैं, वो भीड़ जुटाते हैं। चिराग को लगता है कि यही राजनीति है, जबकि ये राजनीति चिराग के पिता ने कभी नहीं किया। चिराग के पिता का एक राजनीतिक बैकग्राउंड था, एक आंदोलन से आया हुआ व्यक्ति था वो, और उनको बिहार का एक एक कार्यकर्ता का वो नाम जानते थे और कार्यकर्ताओं के साथ उनका रिश्ता एक अलग तरीके का रिश्ता था। 2 भाई भरत और लक्ष्मण, रामचंद्र हो या पारस हो, भाई के उन तमाम इशारों पर वो काम करते थे कि किससे कहाँ कैसे चीज़ें लेकर चलनी है, और दिल्ली में बैठ के वो रामविलास राजनीति करते थे। चिराग का पटना में कौन है, भाई चचा सबसे विवादी हो गए, और विवाद क्यों हुआ सबको पता है। तो चिराग का भी चिराग बुझने वाला है, ये तय है, क्योंकि ऑपरेशन रामविलास को एक दिशा दे चुका है बीजेपी ने। अगर इतना ही कुछ रहता तो उनको उनका घर खाली नहीं कराता। घर खाली कराकर संकेत दे चुका है कि रामविलास पासवान का चैप्टर खत्म हो चुका है। जिस 12 जनपद से बिहार के तमाम लोगों का एक अलग तरीके का स्नेह था, उस स्नेह की डोर को ही काट दिया। हाँ, ये अलग बात है कि चिराग पासवान का लालू परिवार से बेहतर रिश्ता है, और ये अगर स्थिति ऐसी बनी तो तब हो सकता है कि उस गठबंधन में आने की कोशिश करें। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि चिराग के पास थर्ड फ्रंट बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और कर्नाटक और हिमाचल चुनाव ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय में अब सीधी लड़ाई होगी। अब बीच का कोई क्षेत्र, जेडीएस का क्या स्थिति हुआ, हिमाचल में आपकी क्या स्थिति हुआ, आप कितना तौबा हाय तौबा मचाए, क्या क्या नहीं किया, क्या स्थिति हुई। तो ये पॉलिटिकल ट्रेंड है
जो अब बदल रहा है। छोटे छोटे छत्रप दलों की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। क्या है वो छत्रप? अपने जात का पॉलिटिक्स है। तो जात का पॉलिटिक्स अब जमात के पॉलिटिक्स में बदलता जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि जब दो धुरी में राजनीति सिमट जाती है तो फिर इस तरीके के छोटे छोटे जो छत्रप हैं उनका जाना तय रहता है। और ऐसी स्थिति में बीजेपी इन्हें तवज्जो दे, क्या फिर से कोई नीतीश पैदा करना चाहेंगे क्या? सच यही है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, जितने छत्रप हैं जो एनडीए की तरफ बड़े चाव से दौड़े जा रहे हैं, औंधे मुँह गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।